दुनिया में आबादी बढ़ने के साथ साथ बेतहाशा मसाइल का भी जो है एक अंबार लग चुका है, जिसमें हेल्थ के रिलेटेड मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। और आबादी बढ़ने के साथ साथ लाइफस्टाइल में चेंजिंग आ चुकी है, और वेस्टर्नाइजेशन की वजह से लाइफस्टाइल में तब्दीलियों के साथ साथ खाने पीने के जो अवामिल हैं उनमें बहुत तब्दीली आ चुकी है। इन सारे अवामिल के साथ एक बढ़ता हुआ मसला जो है वो ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की मकदार है। ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की मकदार बनने की बहुत सारी वजूहत हैं, और इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। यूरिक एसिड है क्या? बेसिकली प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की एंड प्रोडक्ट है। हम जो भी खुराक प्रोटीन बेस्ड खाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉमन दालें हैं, गोश्त हैं, समुद्री ग़िज़ाएँ हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं, मेवाजात हैं, तो इसके अलावा जो हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं वो हैं। तो इन सारी डाइट्स के फैक्टर के साथ और बहुत सारे मेटाबॉलिज्म के अंदर तब्दीलियों के साथ यूरिक एसिड में इजाफा देखने में आता है। अब जंक फूड ज़्यादा होने की वजह से और शॉर्ट इंटरवल में खाना रेडीमेड कुक होने के साथ जो बहुत सारे फूड्स अवेलेबल हैं वो यूरिक एसिड में इजाफे का बायस बनती हैं। यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ता क्यों? यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ता इसलिए है कि या तो उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसा कि डाइटरी फैक्टर्स में देखने में आ सकता है, या मेटाबॉलिज्म के अंदर कोई ऐसा मामला गड़बड़ हो चुका है जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो गया हुआ, या फिर उसकी एक्सक्रीशन यानी कि बॉडी से निखराज का जो अमल है वो सुस्त हो चुका है या वो डिफेक्टिव हो चुका है। अब आते हैं इसके प्रोडक्शन की तरफ। बेसिकली ये जब हम अगर डाइट में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जैसे कॉफ़ी, कोला, कोल्ड ड्रिंक, दालें, गोश्त है और हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं, बहुत सारी समुद्री ग़िज़ाएँ हैं, इन सारे अवामिल के साथ यूरिक एसिड जब डाइटरी फैक्टर में जब बहुत ज़्यादा हम इंजेस्ट करेंगे तो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म में यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा। जब यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ता है तो उसके साथ फिर बहुत सी अलामतें वाज़ेह होती हैं। और एक्सक्रीशन का जो अमल है उसमें हम देखते हैं कि गुर्दे जो हैं 70% यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो 30% है वो हमारी आंतें हैं यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। इसकी सारे अवामिल के साथ साथ जब ये सारे अवामिल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं कि जब एक्सक्रीशन का अमल किसी वजह से डिस्टर्ब हो गया हुआ है, आंतों की कोई बीमारी ऐसी है या गुर्दों को कोई ऐसा अमल हो चुका है, तो यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। अमूमन इसकी अलामतें वाज़ेह तौर पर जल्दी नहीं आती, मगर अगर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो सबसे पहले जो मैनिफेस्टेशन है इसकी हमारे जोड़ मुतासर होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां और पैरों में जो अंगूठा है वो मुतासर होना शुरू हो जाते हैं, और इसके अलावा जोड़ों के अंदर इनके क्रिस्टल इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। इसको गाउट अमूमन हम कहते हैं कि यूरिक एसिड की वजह से क्रिस्टलाइजेशन जो होती है वो हमारे जोड़ों को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। उसमें उनका दर्द होना, जोड़ों का सूज जाना, उनका सुरख हो जाना बहुत कॉमन अलामतें हैं। इसके अलावा गुर्दे के ऊपर अगर हम बात करें स्पेसिफिकली एज अ यूरोलॉजिस्ट, तो गुर्दे के अंदर जो अमल सबसे ज़्यादा होते हैं वो गुर्दे के अंदर पथरी का बनना होता है। गुर्दे के अंदर यूरिक एसिड की पथरी जो बनती है वो अमूमन भुरभुरी और सॉफ्ट स्टोन होता है, जिसको कि मेडिसिन से भी रिलीव किया जा सकता है, मगर पथरी जो है ये अमूमन ऑब्स्ट्रक्शन कर सकती है, तो गुर्दे को ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से डैमेज कर सकती है। उस वजह से गुर्दे के अंदर सूजन हो सकती है, गुर्दे के अंदर दर्द के मामले हो सकते हैं। इसके अलावा गुर्दे के अंदर अगर कंटिन्यूसली हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा है तो आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे डैमेज की तरफ चले जाते हैं। वो मरीज़ बिलखसूस जिनमें के अंदर शुगर ज़्यादा है, जो कि डायबिटिक हैं और जिनके अंदर ओबेसिटी का अमल है और जो हाइपरटेंसिव है, वो बेसिकली एक इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट में भी रहते हैं, उनमें यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो गुर्दे का डैमेज ज़रा एक्सपोनेंशियली ज़रा ज़्यादा तेज़ी से वाक़या होना शुरू हो जाता है, तो गुर्दे ज़्यादा रिस्क पे आ जाते हैं इसमें। अब इन सारे मामले के साथ हमने ये भी देखना कि एक नॉर्मल वैल्यू क्या है, लैब की रिपोर्ट के अंदर एक वैल्यू यूरिक एसिड की क्या आनी चाहिए जो कि एक आम बंदे को पता लग जानी चाहिए। ख़वातीन में अमूमन इसकी वैल्यू 6 से कम होनी चाहिए और मर्दों में इसकी वैल्यू 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा की जो वैल्यू है वो हाइपरयूरिसीमिया के कैटेगरी में आती है। अब आते हैं इसकी मैनेजमेंट की तरफ। मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें रूल आउट करना होता है कि क्या आया फैक्टर डाइटरी है या इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है या जो अखराज का अमल है वो सुस्त है या डिफेक्टिव हो चुका है। उसको रोल आउट करने के साथ फिर हम देखते हैं। और उसके अलावा सबसे तो मेन फैक्टर है वो ये है कि यूरिक एसिड को मैनेज करने के लिए हमने ये देखना है कि अगर अलामतें हैं तो फिर ही हम इसको इलाज करें। अगर इसकी अलामतें नहीं हैं, हम इसका गैर ज़रूरी तौर पर इलाज करने का उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें गैर ज़रूरी तौर पर हम अद्वियात चलाते हैं। अद्वियात के साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि चीज़ों को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। अब डाइटरी फैक्टर के में अगर हम देखें तो लाइफस्टाइल के अंदर अगर आपको ओबेसिटी है, वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करने की तरफ जाएँ, शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करें। इसके अलावा अगर आप डाइट में आपकी डाइट इस तरह की हो चुकी है आप जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं तो जंक फूड को कम करें। अगर आप रेडीमेड फूड वो भी ज़्यादा लेते हैं, प्रोसेस्ड मीट ज़्यादा लेते हैं, उसको भी कम करें। और इसके अलावा जो कॉफ़ी, कोला, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, दालें अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, गोश्त, रेड मीट पर्टिकुलरली अगर ज़्यादा शौक से खाते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी ज़रा कम करें।
इसके अलावा हरे पत्तों वाली सब्जियों में अमूमन हम कहते हैं ऑक्सलेट और यूरिक एसिड का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, तो उसकी मिकदार भी ज़रा कम रखें। एक बैलेंस डाइट जब आप लेके चलेंगे तो वो आपको यूरिक एसिड का लेवल डाइट के साथ ही मैनेज हो सकता है। और अगर एक्सक्रीशन में कोई मसला है तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि हमें पता लगे कि आंत में क्या चल रहा है और गुर्दे के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको प्रॉपर तरीके से देखा जाए। अब बहुत सारे अद्वियात ऐसी हैं जिसमें कि जो एंड प्रोडक्ट है जो कि यूरिक एसिड की तरफ लेके जाती है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है जिसको रोकने के लिए ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें एलोपीरिनोल जो है बहुत कॉमन है, उसकी अद्वियात चलाई जाती हैं और जो कि रेगुलर इंटरवल पे थोड़े से ज़्यादा अरसे के लिए खानी पड़ती हैं, तो ये लेवल नॉर्मल हो जाते हैं। तो उसमें यही देखना है कि हम जब सिम्टम हो तो तभी उसका इलाज करें, और अगर लेवल ज़्यादा आ गया हुआ है तो उसको हम फॉलो पे रखें और रेगुलर बेसिस के ऊपर मॉनिटर करते रहेंगे, तो ये हम यूरिक एसिड को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।